नमस्कार। राजधर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। जिस तरह से संसद में आज हंगामा हुआ और जिस तरह से स्पीकर चुने गए ओम बिरला, उससे एक बात साफ हो गई है कि विपक्ष किसी भी तरह सरकार को माफ करने के मूड में नहीं है। एक बारगी जब विपक्ष ने स्पीकर के चुनाव पर मत डिवीजन की मांग नहीं रखी तो ऐसा लगा कि शायद संबंध सौहार्दपूर्ण बनने जा रहे हैं। जिस तरह से विपक्षी नेताओं ने, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने स्पीकर की तारीफ की, हालांकि ताकीद भी करते रहे कि वो दोनों ही पक्षों को एक जैसे मानकर चलें, लेकिन उसके बाद जिस तरह से स्पीकर की कुर्सी पर बैठते ही ओम बिरला ने आपातकाल को लेकर निंदा प्रस्ताव जारी कर दिया, उससे साफ हो गया कि एक ही दिन में मामला जो है बिल्कुल सियासी हो गया है और राजनीति हावी हो गई है। पूरे दिन हंगामा होता रहा। विपक्ष को सत्ता पक्ष ने दो दो मोर्चों पर मात दी। एक तो विपक्ष अपना स्पीकर मत डिवीजन नहीं करवा पाया और दूसरा आपातकाल के मुद्दे पर उसे जो है निंदा प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। कहीं न कहीं जिस तरह से विपक्ष संविधान की बात बार बार उठा रहा है, बार बार एक नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहा है सरकार के खिलाफ, जिसका बीजेपी को चुनाव में नुकसान भी हुआ, खासकर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बीजेपी बहुत अलर्ट है इस मुद्दे को लेकर। किसी भी तरह संविधान के नैरेटिव को खत्म करने के लिए आपातकाल का नैरेटिव लेकर आई। उसको मौका भी मिल गया। 25 जून का ऐसा मौका है जिसने ये ताकीद कर दी कि आखिरकार उसको ये मौका गंवाना नहीं है। स्पीकर का इसी समय पे इस्तेमाल हुआ। हालांकि पहला दिन था और विपक्ष को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि स्पीकर पहले दिन ही ऐसा कर देंगे, लेकिन ओम बिरला लगातार दूसरी बार स्पीकर बने हैं और मोदी जी ने जिस तरह से उनको आगे बढ़कर चुना है, जाहिर तौर पर वो विपक्ष को साथ लेकर चलने की बात तो करते रहे, लेकिन निंदा प्रस्ताव जारी करवा दिया। खूब हल्ला मचाया विपक्ष ने और इसी के साथ सदन निलंबित हो गया कल तक के लिए। तो बड़ा सवाल ये है, क्या सदन चल पाएगा? भले सरकार ने अपना स्पीकर बनवा लिया हो और विपक्ष मत डिवीजन नहीं करवा पाया हो। हालांकि बाद में जयराम रमेश ने कहा, हमने जानबूझकर वोट डिवीजन नहीं करवाया। अभिषेक बनर्जी का बयान आया कि वोट डिवीजन होना चाहिए था। इसको लेकर पता लगा कि विपक्ष में भी एक राय नहीं है। तमाम सवाल हैं जिन पर चर्चा बनती है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके पास चलेंगे और जानेंगे कि संसद जिस तरह से चल रही है, सरकार आखिरकार कैसे अपने कामकाज को निपटा पाएगी और राजनीति का मिजाज आखिरकार किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई
और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड। मैं राहुल गांधी उनको बधाई देता हूं एलओपी बनने के लिए, और हम सब विपक्ष के लोग मिलकर के काम करेंगे, सत्ता पक्ष से जवाब मांगेंगे। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. इस तरह से पूरे दिन सदन में जो है स्पीकर चुनाव के दौरान और उसके बाद माहौल था, वो बताता है कि आने वाले दिनों में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो खींची तलवारें हैं वो म्यान में वापस जाने वाली नहीं हैं। संविधान बनाम आपातकाल की लड़ाई जो है, ये नैरेटिव पेश करने की लड़ाई लंबी दूरी तक जाएगी। क्या सरकार अपना कामकाज कर पाएगी? राष्ट्रपति संसद में जब अपना अभिभाषण पेश करेंगी जिसमें सरकार के आने वाले कामकाज का ब्यौरा होगा, उसकी एक रूपरेखा होगी, तब भी क्या विपक्ष इसी तरह भूमिका का निर्वाह करेगा? ये बड़ा सवाल है। विपक्ष राजनीतिक तौर पर भी आज चूक गया। उसे ये शायद कतई उम्मीद नहीं थी स्पीकर चुने जाते ही ओम बिरला आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव लेकर आ जाएंगे। यहाँ से कह सकते हैं कि मोदी सरकार पूरी तरह से अलर्ट और तैयार बैठी है संविधान के नैरेटिव को खत्म करने के लिए। संविधान का जो नैरेटिव पेश किया गया है, जिसके कारण बीजेपी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में खास तौर पर नुकसान हुआ, उसके बाद तय है किसी भी हाल में बीजेपी से ख़त्म करना चाहती है और उसके लिए आपातकाल से बड़ा कोई समय हो नहीं सकता था। और 25 जून के नज़दीक आज 26 जून है और स्पीकर ने पूरा साथ दिया एनडीए का। लोकतंत्र बचाने के नाम पर आपातकाल की 50वीं जो बरसी कहें उसको लेकर निंदा प्रस्ताव जारी कर दिया। अब इसको लेकर घमासान चल रहा है। क्या कहना है इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार संसद किस तरह चल पाएगी, काम कर पाएगी, आगे कामकाज होगा या नहीं। अमित तिवारी जी हैं, नेता बीजेपी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित जी।
भरत सिंह जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है भरत जी। सरदार सुरेंद्र सिंह जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ कुमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से अमित तिवारी जी, जिस तरह से संसद में आज कामकाज चला, विपक्ष ने स्पीकर को लेकर एक तरह से कहीं ना कहीं ये रुख दिखाया, मत डिवीजन की मांग नहीं की कि वो आखिरकार सरकार से सहयोग करने को तैयार है, लेकिन स्पीकर ने आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव ला दिया। क्या एक रणनीति थी आखिरकार, जो है जो एक तरह से कह सकते हैं संविधान के नैरेटिव को खत्म करने के लिए आप लोग लेकर आ रहे थे? नहीं, नवीन जी, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय जी। देखिए, आपने जो कहा कि ये रणनीति थी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कभी देश पर आपातकाल लगा था या नहीं लगा था। अगर इसका जवाब आप ढूंढने निकलेंगे, इसका जवाब होगा हाँ, लगा था। इंदिरा गांधी जी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी। और क्यों किया था? क्योंकि चुनावी धांधली में उनको सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई थी, कुर्सी उनकी जाने वाली थी, और इसलिए आपाधापी में संविधान को पूरे देश को बंधक बनाया गया। और इसी बीच संविधान को बदला गया। सिर्फ बदला ही नहीं गया, 40 ऐसी अन्य धाराओं को भी बदला गया, जो कि पूरे के पूरे देश के डिस्कोर्स को बदल कर रख दिया गया आज की तारीख में। दूसरी बात, आपने कहा कि जो राहुल गांधी अभी अपना वक्तव्य रख रहे थे, जो आप दिखा रहे थे, उसमें कहा था, राहुल गांधी ने एक शब्द यूज किया था कि ट्रस्ट, एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए। तो ट्रस्ट जो डेफिसिट कौन लेकर आया? निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी है। और ये केवल एक, आप कहें कि केवल इंदिरा गांधी का ऐसा प्रकरण था और उसी पे सिर्फ बात हो रही है, ऐसा नहीं है। आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू से लेकर जब संविधान को इस देश ने अपनाया, और उस संविधान को अपनाते हुए सबसे पहला संशोधन जो होने का, जो फ्री स्पीच को कुचलने का काम करना चाहा, वो नेहरू जी ने किया। उसके बाद लगातार ऐसे कई घटनाएं थी राजीव गांधी जी के समय में। और हालिया अभी आपने देखा होगा, जब यूपीए का सरकार चल रही थी, तो संविधान के द्वारा जो सबसे ऊंचा जो स्तर है, वो कैबिनेट को मान्यता प्राप्त है। कैबिनेट के द्वारा लाया गया उस प्रस्ताव को राहुल गांधी फाड़कर किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे, ये हम सब ने देखा है। तो जो लोग इस संविधान, जो वो ट्रस्ट की बात कर रहे थे, ट्रस्ट सिर्फ एक ही तरफ से नहीं होता है। ट्रस्ट आपकी तरफ से भी उतना ही विश्वास जताना चाहिए जितना कि पक्ष की तरफ से होता है। तो आप कहेंगे कि ये सारी चीजें रणनीति के तहत हो रही है, तो बिल्कुल नहीं, ये तो सामान्य सी। और हर साल क्या हम काला दिवस नहीं मनाते हैं? 25 जून को मनाते हैं, हर साल भी होता है। और अगर आप कहेंगे कि जैसा कि आपने कहा कि स्पीकर जी ने एनडीए की पक्ष को आगे रखा, नहीं, उन्होंने देश के पक्ष को आगे रखा। स्पीकर ना एनडीए का है, ना जो विपक्ष का है। स्पीकर पूरे के पूरे सदन का होता है, पूरे देश का होता है। तो उन्होंने देश का पक्ष आके रखा, जो देश की आम मानवीय सोच रहे हैं, जो जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उसको आगे रखा। तो उन सब चीजों की बात हुई। तो अमित तिवारी जी, स्पीकर जो है जब चुने गए, कुर्सी पर बैठे तो अपना भाषण पढ़ रहे थे, जो शायद वो तैयार करके लाए थे। और 25 जून कल निकल चुकी है। 26 जून को 25 जून का प्रस्ताव रखना और पूरी तैयारी के साथ पहले दिन आना, ये जताता है कि कहीं न कहीं पूरी तैयारी थी आपातकाल का मुद्दा संसद में उठाने की। विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं था, मान लीजिए इस बात को। देखिए, विपक्ष किस चीज के लिए तैयार नहीं था, किस चीज के लिए तैयार था, वो तो उनको देखना पड़ेगा। किस तरीके से राहुल गांधी की खोखली राजनीति को साबित करने के लिए, किस तरीके से उनके अहंकार को, उनके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक दलित की बलि चढ़ा दी गई। एक दलित को मोहरे के तरीके से इस्तेमाल किया गया स्पीकर के चुनाव में। सदन की मर्यादा को ताक पर रख दिया गया। सदन में जो एक नॉर्मल प्रोसीजर हुआ करता था, उसको ताक पर रख दिया गया। और केवल पूरी राजनीति को साधने के लिए, राहुल गांधी की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक दलित को, के सुरेश को, उसका बलि का बकरा बना दिया गया। किस तरीके, तो ये भी हमने देखा। दूसरी बात, आप देखिए, शर्तों के साथ आप लोकतंत्र को नहीं चला सकते। आप चाहेंगे
कि सर पे बंदूक रखे और लोकतंत्र को लोकतंत्र की को साधने का काम करे, तो ऐसा नहीं चल सकता है। ये कांग्रेस का मॉडल जरूर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस इस प्रक्रिया से बहुत भली भांति परिचित है और उसको आदत है। तो सर पे बंदूक रख के लोकतंत्र को आप नहीं चला ठीक सकते, है। आप नहीं साध सकते। तो जिन शर्तों के साथ कांग्रेस पार्टी ने आज सदन में आने का प्रयास किया था, वो शर्तों को देश ने नकार दिया है। ठीक है। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि सर पर बंदूक रखी, ये कांग्रेस की प्रक्रिया हो सकती है कि शर्तों के साथ लोकतंत्र को साधा जाए, लेकिन ये देश की प्रक्रिया नहीं है। ये आईएसआईएस और बोको हराम की तो प्रक्रिया हो सकती है कि आपको बंदूक रख के आपसे कुछ भी करवा लिया जाए, लेकिन ये इस देश की परंपरा नहीं है, इस देश की संस्कृति नहीं है। ठीक है और भरत सिंह जी, ठीक है ठीक है, आगे अमित तिवारी जी आपकी बात आ गई है। भरत सिंह जी 10 सेकंड दीजिएगा जी, पूरा कर जी। लीजिए। मैं ये कह रहा था कि जो लाल संविधान लेकर वो शपथ ले रहे थे, मुझे तो अभी तक यही नहीं पता है कि वो संविधान कौन सा है, इंदिरा गांधी जी का संविधान है या बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। तो सबसे पहले तो जवाब कांग्रेस को इस पर देना चाहिए कि वो किसके संविधान पर भरोसा चलिए करते हैं। जवाब ले लेते क्योंकि हैं। ये कांग्रेस जो है, ये ओरिजिनल कांग्रेस तो है नहीं, ये कांग्रेस आई है, मतलब कांग्रेस इंदिरा गांधी है। ठीक है भरत सिंह जी, तमाम हमले हो रहे हैं आपके ऊपर। आप लोग आज जो है 2-3 जगह चूके, रणनीतिक चूक रही। एक तो वोट डिवीजन की मांग आपने नहीं की, अब आप कह रहे हैं कि हमने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपके पास संख्या नहीं थी और आप इसको जो है इसलिए वोट डिवीजन नहीं करवा। अभिषेक बनर्जी ने इस पर जो है सवाल भी खड़ा किया है। दूसरा जो है संविधान का जो बार बार नैरेटिव पेश किया जा रहा है, उसका जवाब सरकार ने आज बहुत जबरदस्त तरीके से निंदा प्रस्ताव संसद में लाकर दिलवा दिया है। अब स्पीकर की भूमिका को लेकर अब आप चिल्ला रहे हैं। वो डिवीजन की जहां तक बात आ रही है, वो डिवीजन भी सही समय पे होगा और बहुत अच्छे से होगा। वो समय आने दीजिए, वो भी कर लेंगे वो डिवीजन का काम। रही बात कि आज जो निंदा प्रस्ताव इन्होंने लाया है, शायद ही कह रहे हैं कि हर साल मनाया जाता है, हर साल लाया जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की भी 5 साल सरकार चली थी, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई निंदा प्रस्ताव लाया था। वो असली भाजपा थी और ये नकली भाजपा है। तो नकली भाजपा के नकली नेता जितने भी हैं, वो इसी तरह से काम करते हैं, क्योंकि असली भाजपा हम तो समझते हैं कि वो भाजपा है। उस समय आप राजनीति में मुझे सक्रिय लगता नहीं है होंगे कि भरत जी, मैं तो आपको नहीं पता है। अगर मैं तो बीच में डिस्टर्ब नहीं किया था, जरा शांति से सुन लीजिए आप भी। देखिए, नकली भाजपा इसे कहा जाता है कि जो 2014 के बाद बैठी हुई पूरी तरह से नकली भाजपा है। इनके अपने खुद के नेता इनके नहीं है, ये आयात किए हुए नेताओं के साथ, कांग्रेस के जो है नेताओं के साथ जो लिए हुए हैं, विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को तोड़ के लिए हैं, वो नकली नेताओं के साथ ये भाजपा चला रहे हैं, जो अपने आप को असली साबित करना चाहते हैं। और रही बात निंदा प्रस्ताव की, तो नवीन जी, निंदा प्रस्ताव तो हम भी लाएंगे। जिस तरह से नोटबंदी में लोग मारे गए, उसका भी निंदा प्रस्ताव आएगा और हर वर्ष आएगा, और हर वर्ष नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल भी आएगा। वो भी प्रस्ताव आएगा कि इस देश में 700 किसान मारे गए, उनका उसका भी निंदा प्रस्ताव इसी संसद में आएगा। और जो है उस पे जो है, आवाज आ रही है? जी, आ रही है, बोलिए बोलिए। वो भी निंदा प्रस्ताव आएगा। तो निंदा प्रस्ताव का हमें जो अभी लाए हैं उसका तो मुझे लगता है कि सही नहीं था, मगर ठीक है, अभी अगर लाना चाहते तो लाएं। लेकिन जिस तरह से यह कह रहे हैं कि निंदा प्रस्ताव हर साल लाए, तो मुझे नहीं लगता है। मैं भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का पूरा कार्यकाल देखा हूँ, समझा हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहली बार संसद में इस तरह से हुआ है कि निंदा प्रस्ताव लाके उस पर जो है इस तरह से जो है चलाया गया है। और आज ही सभी सांसदों ने, विपक्ष के राहुल जी ने कहा, मुझे लगता है अखिलेश जी ने कहा है कि कम से कम आप जो है स्पीकर हैं और आपके पास जितना कहते हैं कि ना कि सत्ता पक्ष को, विपक्ष को तो आप देखते ही देखते हैं, जरा सत्ता पक्ष को भी जरा कभी कभी डांट वाट ले लीजिए। जब खुद ही वो निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं, तो ये समझ में आता है कि अभी कह रहे थे कि वो 140 करोड़ के जो है जी जो है रिकॉग्निशन करते हैं, और उसके बाद में जिस तरह से कह रहे थे कि विपक्ष का करते हैं, सबका ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के ये नेता हैं और बाकी कुछ नहीं। ठीक है। सरदार सुरेंद्र सिंह जी, अखिलेश यादव जी से संसद में पूछा गया आपातकाल के बारे में, चूंकि आप कांग्रेस के साथ हैं
तो उन्होंने कहा कि आपातकाल खरा तो था, लेकिन गड़े मुर्दे अब क्यों उखाड़े जाने चाहिए। इसका क्या मतलब है? मतलब एक तरफ आप आपातकाल की बुराई भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ निंदा प्रस्ताव आ रहा है और उस पर आप समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। अमिताभ कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने देखा होगा आज जिस तरह से रणनीति बनाई थी मोदी सरकार ने, अपना स्पीकर भी चुनवा लिया बिना वोटिंग कराए, ध्वनि मत से, और निंदा प्रस्ताव भी संविधान के जो है बरक्स जो एक नैरेटिव पेश किया जा रहा था उसके लेके आ गए। आपको लगता है कि पहला जो मैच जो है वो मोदी सरकार ने जीत जरूर लिया है, लेकिन आगे चलकर जो सदन की जो भावना आहत हुई है उसका नुकसान पूरे देश को देखने को मिलेगा? नहीं, आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि कोई अंतर नहीं आने वाला है। जिस तरह से पिछले 5 साल सदन में हंगामा खेद सदन रहा था, जब सदन में फतिया तौर तरीके अपनाए जाते रहे, हल्ला हंगामा उपद्रव, बजाय बहस चिंतन विचार विमर्श तार्किक बातें उनको छोड़ करके जब आप हल्ला हंगामा करते रहे, तो लगभग वही मिजाज और मूड इस बार भी है, और इस बार कुछ ज्यादा है क्योंकि संख्या बल ज्यादा है। ये तय है, ये एकदम शुरू से ही ये चीजें तय हो गई थी। जब लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के युद्ध का शंखनाद हो गया था, मुझे लगता है कि कांग्रेस जरा चूक गई, उन्हें इसमें मत विभाजन करवाना चाहिए था। वो उन्होंने कुछ ये बताने की कोशिश की कि हम सहमति से कर रहे हैं, तो शंखनाद ही नहीं करना चाहिए था, वो थोड़ा उल्टा चला गया। हालांकि अगर वो मत विभाजन होता तो हो सकता है शायद उन्हें इस बात की भी चिंता हो रही हो कि कुछ ज्यादा मत, अगर जितने मत हैं एनडीए के उससे ज्यादा मत पड़ गया तो फिर उस पर मीडिया ट्रायल होना शुरू हो जाएगा कि कौन कौन लोग टूट गए, कौन कौन लोग बिखर गए। तो उन सब से अपने को बचा लिया कांग्रेस ने, आप कह सकते हैं। यहाँ तक आपातकाल निंदा का प्रस्ताव था तो बड़ा अच्छा मौका था कांग्रेस के लिए, वो खुले दिल से स्वीकार करती कि ये एक गलत निर्णय था और हम अपने निर्णय की भी मजम्मत करते हैं और वादा करते हैं कि कभी ऐसा ना हो और कोई और ऐसा ना कर पाए। ये कोशिश हम हमेशा करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे बात खा गई कांग्रेस, क्योंकि उनके साथ के जो दल थे वो भी विरोध के लिए नहीं उठ खड़े हुए और उन्होंने उठ के विरोध करना शुरू किया। और उनको समझना चाहिए था कि अभी अभी वो संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे जैसी बातें लेकर के जनता के बीच गए थे, चुनाव में एक अच्छी सफलता प्राप्त की थी, और फिर आकर के आपातकाल की निंदा के वक्त वो विरोध प्रकट करने लगे। तो इसका पॉइंट्स जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए उठा कर ले गई। निश्चित रूप से ये रणनीतिक चाल थी, इसका उन्होंने लाभ उठाया। तो अमिताभ कुमार जी, यहाँ पे सवाल खड़ा होता है, जो संविधान का नैरेटिव बार बार पेश किया जा रहा, संविधान बचाओ, जिसका बीजेपी को नुकसान भी हुआ है चुनाव में, वो क्या खत्म हो गया या विपक्ष लगातार अपनी रट लगाता रहेगा, संविधान बचाओ चलता रहेगा उसका? भाई, जो संविधान बचाने का रट लगा रहे थे उनको इस एक मोमेंट से बेनकाब कर दिया ना एनडीए ने। तो जनता के बीच एक मैसेज जाएगा कि जो लोग जो कह रहे थे संविधान बचाओ, वो तो खुद संविधान के हत्या करने वाले हैं और आज भी उसी मिजाज से हैं और आज भी उसी बात का समर्थन कर रहे हैं। इस मामले में मेरी बिल्कुल स्पष्ट रहा है कि हर साल हमें आपातकाल दिवस मनाना चाहिए, ताकि हर एक पार्टी को ध्यान रहे कि इस देश में ऐसी हरकत हुई थी, उसका क्या परिणाम होता है, और कोई भी दल ऐसा फिर से करने की हिमाकत ना करे। तो ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल। और आज जो कांग्रेस से फिर दोबारा जो चूक हुई है, भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा लाभ उठाएगी, ठीक है, और जनता को बताएगी कि किस तरीके से इन लोगों ने जो संविधान बचाओ का नारा दे रहे थे, खुद ऐसा किया था, संविधान को एक अलग रख के और देश में आपातकाल लागू किया था और कई ऐसे परिवर्तन किए थे जो संविधान की मूल भावना के विपरीत था, और आज भी इनका यही मिजाज है। तो इस बात को वो सामने रखने में सक्षम हो गए हैं, सफल हो गए हैं, और आगे इसको भुनाएंगे। अब उसको ये काउंटर करेंगे। बहुत बढ़िया बात कही अभी इन्होंने
कि हम जो है वो नोटबंदी और इन सब पे लाएंगे, बहुत अच्छा है। मुझे तो आश्चर्य ये होता है कि जिन लोगों ने जिंदगी भर राशन के लिए, तेल के लिए, खाद के लिए, पानी के लिए, हर चीज के लिए लोगों को लाइन में लगा के रखा, वो नोटबंदी के लिए लाइन में लगा के रखे, इस बात को लेके उनको लगता है कि जनता को बहुत अच्छा हम समझा लेंगे। तो मुझे लगता है कहीं उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फिर याद दिलाएगी ठीक है कि कैसे रात रात भर, दिन दिन भर लोग लाइन में लगे रहते थे एक एक बोरी खाद के लिए, राशन के लिए, बिजली कनेक्शन के लिए, पानी कनेक्शन के लिए। तो वो भी भारी पड़ेगा, इसलिए ऐसी गलतियां ना करें। थोड़ा सा पॉजिटिव उनके लिए वातावरण बना है, संख्या बढ़नी शुरू हुई है, तो स्ट्रेटेजी थोड़ा सही ढंग से लेकर के आए और वर्तमान जरूरत के हिसाब से, जनता के इच्छाओं के हिसाब से अपनी योजनाएं बनाएं, ठीक है, तो शायद बेहतर हो। ठीक है अमिताभ जी। अमित तिवारी साहब, आप लोग संविधान तो लगातार घेर रहे थे, इससे बचने के लिए जो आपातकाल का जो है आज दांव चल दिया गया, क्या कहिएगा इस पे अभी? लेकिन इसका जवाब ये है कि कांग्रेस कह रही है, अभी सुना होगा आपने, भरत जी कह रहे थे कि हम जो है नोटबंदी पे और बहुत सारे जो मोदी सरकार के फैसले हैं उन पर निंदा प्रस्ताव लाएंगे, यानी एक लंबी सीरीज शुरू हो जाएगी। आप निंदा प्रस्ताव लाओ, हम निंदा प्रस्ताव लाएं, तो एक नई तरह की राजनीति शुरू होने वाली है। नवीन जी, देखिए, हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि इस प्रस्ताव को किसी सरकार ने मूव नहीं किया था, स्वयं स्पीकर जी ने इसका, यही तो सवाल है, स्पीकर पहले दिन ऐसा कैसे कर गए? दूसरा, भाजपा का स्पीकर और देश का स्पीकर थोड़ी काला अध्याय है, 50 साल पहले जो हुआ था। स्पीकर जो है वो भाजपा समर्थित स्पीकर है, वो कोई देश के स्पीकर और जो है वो विपक्ष के स्पीकर नहीं है। अमित जी को ये ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन भरत जी कहा तो यही किया था ना कि अब जब कुर्सी पे बैठ गए हैं तो पूरे सदन के हैं, पूरे देश के हैं, पार्टी के नहीं है। सदन के नहीं है, वो गलत मानसिकता नहीं है, इनकी ये मानसिकता नहीं है नवीन जी। इनका क्या रहा है कि हमेशा से कमिटेड है। आपको 150 सांसदों को जो बाहर कर दे, तिवारी थोड़ी है, वो किसका होता है बताइए? सदन का होता है, सांसदों का होता है कि देश का होता है? भरत जी अभी आ रहा हूँ, इनसे एक जवाब ले लूंगा अमित जी से, फिर आता हूँ आपके पास। अरे मैं भी तो बोल रहा था, तो बीच में आप चालू किए थे ना बोलना, भूल गए क्या? आपके समय अपने समय भूल जाते हैं, जब मैं बोला था तो आप भी बोले थे ना। भरत जी सुन लीजिए, भरत जी सुन लीजिए, फिर बोलेंगे। अभी हम भी ऐसे ही करेंगे ना, 5 साल ऐसे ही करने वाले। अरे ऐसे करेंगे, शो नहीं करेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। ना संसद चलेगा ना शो चलेगा। करेंगे, बोलिए अमित जी। देखिए नवीन जी, नहीं मैं बोल रहा था एलओपी के तौर पे राहुल गांधी जी का पहला दूसरा तीसरा दिन रहा होगा सदन में, और इसके साथ ही उनकी फेलियर की शुरुआत भी हो गई। किस तरीके से उन्होंने एक ओबीसी समाज से आए हुए व्यक्ति को अपने मोहरे के तौर पे इस्तेमाल किया और उसे हारने के लिए उसको इस्तेमाल किया। उनको पता था कि इनके पास संख्या बल नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी हार को तय करने के लिए लोकतंत्र में हार जीत को जो है दलित से क्यों जोड़ रहे हैं आप? दलित नेता भी हारते हैं उसमें क्या? अरे भैया, यही तो कहते हैं कि कितने दलित हैं, कितने ये हैं, कितने वो हैं, यही तो पूछते हैं। तो बताना पड़ेगा ना, बलि चढ़ा दिया, तो बताना पड़ेगा कि वो दलित हैं और आपने एक दलित को हारने के लिए एक ऐसे मंच पे रखा कि जहां पर उसकी हार तय है। तो आप ना हराते ना उनको, दलित समझते हराते नहीं, बढ़ने देखना ही नहीं चाहते। आपने उनको हराया क्यों दलित समझ के? आप लोग जो है वो हार जाते हैं, दलित को एक जिता देते हैं, कम से कम आप लोग हार जाते हैं ना भाई, एक दलित को देश में जिता देते हैं। ये एक मैसेज जाता था कि भाजपा का दिल कितना बड़ा है। देखिए नवीन जी, ऐसे बहस नहीं होती है। भरत जी सुन लीजिए, मैं समय मेरा है, बोल भरत जी रहे हैं, तो फिर समझ लीजिएगा कि फिर इसी तरीके से होता रहेगा। अगर आपको कोई प्रश्न मुझसे जानना है तो आपको मुझे समय देना पड़ेगा और भरत जी को रोकना पड़ेगा। भरत जी रुकेंगे। वो फड़फड़ा रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि तीर सही निशाने पे लगा है, इसलिए वो फड़फड़ा रहे हैं। चले बोलिए, बीच में कूद के आ रहे हैं। नहीं बैक फायर हो गया आपका। बैकफायर क्या हुआ? बोलिए, बैकफायर क्या हुआ? बैकफायर आपको हुआ है। राहुल गांधी की पहली परीक्षा थी और उसमें वो किसी तरीके से, बुरी तरीके से फेल हो गए। और डिवीजन ऑफ वोट्स के मामले में बताता हूं मैं नवीन जी, इन्हीं के बीच में सर फुटअव्वल है कि आपने जब आपने सोचा कि चयन करेंगे हम स्पीकर का, एक अलग प्रत्याशी हमारा रहेगा, और आपने डिवीजन ऑफ वोट्स भी नहीं कराया। तो इन्हीं में सर फुटअव्वल भी है कि आपने डिवीजन ऑफ वोट्स क्यों नहीं कराया जब आपने इलेक्शंस के लिए गए ही। तो अभी देखते जाइए आगे क्या हासिल होता है। राहुल गांधी जी को भी बहुत मजा आ रहा होगा, इस बार शायद वो आंख ना मारे,
शायद गले वाले आज आज तो खैर शिष्टाचार के साथ उन्होंने मिला मोदी जी से, हाथों हाथ मिलाया, गले वाले ना पड़ जाएं। तो ये बहुत सारी चीजें अभी होने वाली है संसद में, अभी आगे आगे देखते तो जाइए। ठीक है, ठीक है, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो भरत सिंह जी जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो है कि वोट डिवीजन पर अभिषेक बनर्जी जो कह रहे हैं उसका जवाब कैसे देंगे। छोटा सा ब्रेक। ये चलत बुता बने कोनो काम कर ले, मोदी के गारंटी अपन नाम कर ले, सुशासन है विष्णु के नाम कर ले। अरे साए 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 चलत है बुता धाए धाए। महतारी वंदन किसान कल्याण, युवा मला न्याय आदिवासीला सम्मान, नवा नवा योजना के हवे भरमार। अरे साए 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 भाग्यकारी भाए भाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिस तरह संसद में आज स्पीकर का चुनाव हुआ और उसके बाद स्पीकर ने आते ही निंदा प्रस्ताव आपातकाल पर लागू कर दिया, इस पर बहुत हंगामा हुआ और पूरी सदन जो है हंगामे के चलते स्थगित करनी पड़ी। इस पर चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े। अमित तिवारी जी हैं, बीजेपी के नेता, भरत सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, अमिताभ कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। भरत सिंह जी, जिस तरह से अमित जी ने कहा वोट डिवीजन जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा था और आप लोग जानबूझ के वोट डिवीजन नहीं लाए क्योंकि आपको लगता था जितने लोग आपके साथ हैं वो साथ नहीं देंगे। अभिषेक बनर्जी के बयान से बात साबित भी हो गई। तो जो आप गुब्बारा फुला के बैठे हुए हैं कि हमारे पास बहुत सारे सांसद हैं, सरकार हम बनाने की पोजीशन में है और किसी से गिरा देंगे, वो फूट जाता जो है और वो किसी भी दिन फूट जाएगा। देखिए ऐसा है कि फूटना होगा तो वो जो है एनडीए फूटेगा, यानी मोदी सरकार जो कहते थे अब एनडीए की सरकार जो कहते हैं वो फूटेगा। हमारे इसमें कोई फूट उठ नहीं होने वाली है। हमारे पास 240 सांसदों का बहुमत है, वो है, और जीत के लिए 272 चाहिए। 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब कैसा ये लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है? लोकतंत्र की खूबसूरती है ना कोई जीता ना कोई हारा, न किसी का मान सम्मान कम हुआ, ना कोई किसी को बुरा लगा। लेकिन बुरा किसको लगा? देखिए बुरा ये लगा कि अमित तिवारी जी को। अब अमित तिवारी जी का हालत क्या है? बनती है ना। अब अमित तिवारी जी कह रहे हैं कि नहीं जो है वो अमित जी सुन लीजिए ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। अमित सुन लीजिए। फिर दूसरा अमित जी ने सुन, मतलब कैसा है कि आप बोलते रहिए, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें आप सत्ता पक्ष में, हम विपक्ष में, हम तो आवाज उठाएंगे और इसी तरह से जोर शोर से आवाज उठाएंगे। आपने पेश क्यों नहीं जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषक महोदय ये कह रहे थे आपातकाल हर साल मनाया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है 2014 से लेके 2024 तक जो मोदी जी ने किया उसमें इतने आपातकाल है ना, इतने अघोषित आपातकाल हैं कि उसके एक एक चीज को अगर निकाला जाए तो इतनी बरसियां जो है साल में कम से कम 10 बार संसद में हमें मनाना पड़ेगा। और जब वक्त आएगा तो ये भी मनाया जाएगा, चाहे वो नोटबंदी हो गया, चाहे वो किसानों की बात हो गई, चाहे वो गरीबों जो जिस तरह से किसान, नौजवान, अग्निवीर, ये सारे चीज जो फेलियर मोदी सरकार की रही है, जो एनडीए का तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ये मोदी सरकार ही कहते थे, तो मोदी सरकार अपने हर
मोर्चे पे फेल रही है, लेकिन ये अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं। अच्छा, और जो कभी हमारी पास माना है क्या किसी को? अपने अलावा कभी पास माना है क्या? आशा होती है, सब होता है। अलावा किसी को बोला है कि ये पास हो गया? ये जानते हैं आपने और तो उसी के माध्यम माना है, से जितना जानते हर मामले पे क्रिटिसाइज करते हैं। आपको तो लगता ही नहीं कि मोदी सरकार ने कुछ अच्छा किया है। लेकिन क्या नवीन जी, आपको लगता है कि स्पीकर सबका है? आज जो उन्होंने 25 तारीख बीत गई है, 26 तारीख को ये कहते हैं कि नहीं ये गलत था, तो मुझे लगता है कि ये स्पीकर जो है ये सिर्फ भाजपा के स्पीकर है, न कि ये पूरे देश के हैं, न कि ये विपक्ष के हैं। आज पहले तो भरत जी आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। माफी आइए और सड़क पे और माफी मांगिए जनता से। जो 50 साल पहले आपने कुकर्म किया है उसके लिए माफी मांगिए। नेताओं ने माफी मांगा है या विदेश के स्पीकर है या पक्ष के हैं विपक्ष के हैं, वो बाद में कीजिएगा। पहले आप जनता के सामने आइए और माफी मांगिए देश से। अमित शाह से पूछिए 50 साल पहले किया उसके लिए माफी मांगिए। आपकी पार्टी ने नेता ने कारनामे के लिए माफी मांगा है। आप बताइए, राहुल गांधी ने माफी मांगा, न सोनिया गांधी ने माफी मांगा, न प्रियंका गांधी ने माफी मांगा, न खड़गे जी ने माफी मांगा। आपको आना चाहिए देश की जनता के सामने दंडवत करते हुए आपको माफी मांगनी चाहिए। क्या नौजवानों को, देश के जो नौजवान हैं, नौजवानों को योजना का वो गलत एक लाने। अमित जी अगर ऐसे बीच में बोलेंगे तो उसको सुनाई देगा नहीं। सुन लीजिए थोड़ी देर, फिर मैं आऊंगा आपके पास। मैं कह रहा हूँ अभी पूरा मौका मिलेगा। ये 99 लाख के बहुत लेकर आए हैं भैया हमारे पास। अमित जी पूरा मौका मिलेगा, फिर आपको 99 है तो आप जोश में है, हमारे पास 240 है। दर्शकों को समझ में नहीं आएगा ऐसे बोलेंगे तो। दर्शक ना आपकी बात सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। मैं तो इनको बोलने नहीं दूंगा। मेरे फायदा नहीं, मजबूरी उनको आवाज बंद करनी पड़ेगी यहाँ से स्टूडियो से। अमित जी सुन लीजिए। बिल्कुल आप बंद कर दीजिए नवीन जी, आपका हक है। इस तरह से शो में कोई फायदा नहीं। एक एक तो दबा दीजिए। तो आप भी तो नहीं बोलने दे रहे ना उनको। आप भी तो नहीं बोलने दे रहे, बोलने दीजिए, सुनिए। उतना ही अतिक्रमण करूंगा और इनके पूरे समय को ऐसे ही बाधित करूंगा। फायदा कुछ नहीं अमित जी, हमारा शो खराब हो जाएगा। आज जनता को सुन नहीं पाएगी, दर्शक आपकी बात पहुंच नहीं पाएगी। करने वाले व्यक्ति ये देश पे अतिक्रमण किए, देश के किसानों पे अतिक्रमण किए, देश के नौजवानों में अतिक्रमण किए, देश की जनता पे अतिक्रमण किए, और ये आके जो है आज जो है भाषण दे रहे हैं, ये जो है प्रवचन दे रहे हैं कि हमने जो है अतिक्रमण किया। इन्होंने तो देश की जनता पे अतिक्रमण किया। भरत सिंह जी इन्होंने देश के देखिए अतिक्रमण किया। भरत सिंह जी, आप देश के नौजवानों में अतिक्रमण किया। भरत सिंह देखिए, आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़ के देखिए ना, जो राजनीति का मिजाज जहां जा रहा है, इतना टकराव जो है, सरकार काम कैसे कर पाएगी? लगातार हंगामा होता रहेगा। आप संविधान से चिल्लाते रहेंगे, वो आपातकाल चिल्लाते रहेंगे, जनता को समझ में आएगा नहीं, जैसा भी आप लोग कर रहे हैं, तो फायदा क्या होगा? टकराव दूर करना, ये टकराव किसका काम है? ये दूर करना जो है वो सत्ता पक्ष का होता है। लेकिन जैसे स्पीकर महोदय की मैं बात करूं, वो भाजपा के स्पीकर हैं, न कि वो जो है संसद में बैठे 543 सांसदों के हैं, न 140 करोड़ देश की जनता के हैं। वो पता है किसके हैं? वो सिर्फ भाजपा के। अगर वो विपक्ष के भी अगर वो होते हैं, स्पीकर होते ना, तो मुझे लगता है आज ये जो प्रस्ताव लाए, इसके पहले बताइए मुझे किसने संसद में ये प्रस्ताव लाया था? आप बताइए नवीन जी, आप पत्रकार हैं, वही आप एंकर हैं, आप बताइए कब आया था ये प्रस्ताव? आप बताइए मुझे। उनके पास एक तर्क है कि 50वीं बरसी है। ये एक जो है तर्क है कि 50 साल पूरे हुए, इसलिए हम जो है ऐसा कर रहे हैं। देखिए, अब नोटबंदी पे भी तो आएगा कि नहीं आएगा? देश के ऊपर जो नोटबंदी थोपा गया था, देश के कितने लोग मारे गए, कि देश के किसानों ने आत्महत्या, 700 किसानों ने जो है इस देश पे शहादत दी। ये भी तो एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी है कि नहीं, ये बताइए मुझे। ठीक है अमिताभ कुमार जी, आपने सुना होगा अमित जी और भरत सिंह जी जिस तरह से, ठीक है, इसमें आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, एक आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अमिताभ कुमार जी, आपको लगता है सदन में कामकाज चल पाएगा और जो परंपरा है ये सही तरीके से? हाँ, बिल्कुल सदन में कामकाज चलेगा। भाई अगर आप चिंतन, बहस, विचार विमर्श, तार्किक बातों पे आइएगा तो सदन ज्यादा अच्छे से चलेगा।
और नहीं तो फिर पिछले बार जैसी घटनाएं होंगी, अगर आप शोर शराबा, हंगामा, उपद्रव, अध्यक्ष के ऊपर कागज फेंकना जैसे घटनाक्रम करेंगे तो फिर सस्पेंशन वाली गतिविधि होगी। आपको ध्यान होना चाहिए कि मुझे लगता है कि मैंने अपने जो 30-35 साल के पत्रकारिता के जीवन में जो सदनों की स्थितियां देखी हैं, मुझे लगता है पिछला 5 साल सबसे ज्यादा हंगामेदार था। और उसमें भी 97.575 कुछ % कामकाज को पूरा करवा ले जाना एक बड़ी सफलता थी ओम बिरला जी की। नहीं अमिताभ जी, इसमें सफलता क्या थी? विपक्ष था नहीं सदन में, जो है बिना विपक्ष के सारे प्रस्ताव पारित थे, विधेयक पारित थे, ये किए गए थे, जो कि वो भी ठीक नहीं है। आखिर बहस होनी चाहिए हर चीज में। अब विपक्ष कहता है कि इसे नई जो है नया कानून है, नया विधेयक है, सीआरपीसी है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई हमसे चर्चा नहीं की गई। ये भी तो गलत बात है। तो बहुत बढ़िया बात है ना। आप चर्चा कीजिएगा तब चर्चा होगी, या हंगामा कीजिएगा तो चर्चा हो जाएगी। आप फुटबॉल के मैदान में गए हैं तो फुटबॉल के तौर तरीकों से फुटबॉल खेलिए। वहां पे आप वहां प्रदर्शन, धरना, हंगामा, नारेबाजी। विपक्ष का काम क्या होता है ये बताइए? विपक्ष का काम होता है मौन होके जो है वो सुनने के लिए, देश के खिलाफ अगर बात होगी, देश के नौजवानों के साथ, देश के जो है किसानों के साथ, देश के जनता के साथ खिलवाड़ होगा तो उसको हम सुनने के लिए गए हैं क्या? आप कैसे विश्लेषक है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाजपा की बोली बोले जा रहे हैं आप। मैं नहीं टोक रहा हूं आपको, इसका मतलब क्या? आप क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं कि जो विपक्ष होता है वो जाके मूक दर्शक बन के जो है सरकार अगर गलत करे तो उसे देखते रहे क्या? ओम बिरला जी 150 सांसदों को बाहर कर देते हैं, वो क्या हम देखने के लिए गए? मतलब वो दर्शक बन के देखने के लिए गए थे क्या? नहीं टोक रहा हूँ, आप ऐसे समझ रहे हैं क्या? अब सुन लीजिए, मैं समझा देता हूँ। सुन लीजिए भरत जी, सुन लीजिए। यहाँ का हथियार ही बात विमर्श और तर्क और वितर्क है, वहां पे आप हंगामा को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप कोई बात से नहीं मानेगा, जब कोई बात नहीं सुनेगा, ओम बिरला जी बात नहीं सुनेंगे, देश के प्रधानमंत्री बात नहीं सुनेंगे, देश के गृह मंत्री बात नहीं सुनेंगे, तो उनको किस तरह से सुनाया जाए? क्या ये आप भूल गए कि यही भाजपा जब विपक्ष में थी तो क्या करती थी? तब उस पर आप नहीं तर्क देंगे? ये स्मृति ईरानी जो है महंगाई के ऊपर कितनी जो है गैस सिलेंडर लेके चलती थी, तब आप इस पे बात नहीं करेंगे? ये जो है जितने यहाँ पे नेता बहुत सारे जो है वो स्वर्गवासी हो गए, वो नेता जो भाजपा के थे वो आते थे तो हमने तो मान सम्मान दिया उसको। उनका काम है विपक्ष में रह के जनता की बातों का आवाज उठाना। और आप जो है विश्लेषक हो क्या इस तरह से कहते नहीं? मतलब पूरी तरह से जो है आप सत्ता पक्ष में तो आप भाजपा का टैग ले लीजिए या भाजपा का प्रवक्ता बन जाइए, आज भाजपा समर्थक बन के बात करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। उनकी पूरी मुझे बात मजबूरी में आपको जवाब देना पड़ रहा है। भरत जी पूरी बात सुन लीजिए, वो क्या कहना चाह रहा है सुन लीजिए। नवीन जी आप बताइए। नहीं बीच में टोके भरत जी, देखिए बीच में टोकेंगे तो अपनी बात कैसे रख पाएंगे? वो एकदम तटस्थ से होता है। विश्लेषक का मतलब क्या होता है? तटस्थ से होता है। अगर विपक्ष गलत करता है तो उस पर बोलना चाहिए, अगर सत्ता पक्ष गलत करता है उस पर बोलना चाहिए। मैं एक तरफा देख रहा हूँ, ये सिर्फ जो है वो विपक्ष का निंदा कर रहे हैं। उनकी पहले बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए। आप पूरी सुनाओ। इसके पहले पूरा उन्होंने एक टर्म बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। पूरी तरह से वो विपक्ष पे बोले नहीं, जो गलत किया है वो विपक्ष ने किया है, बाकी सत्ता पक्ष सही है। ओम बिरला ने 150 सांसदों को बाहर कर दिया था, ये अच्छा किया था क्या? ये इमरजेंसी नहीं तो क्या है बताइए? ठीक है, आपने सवाल पूछा, जवाब ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके सरकारें गिराते हैं। आप जो है सरकार गिराने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। 2-2-3-3 जो है मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल के रखे। ये क्या दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? ठीक है भरत जी, सवाल आपने कर लिया, जवाब ले लीजिए। भरत जी का ऑडियो डाउन नहीं करना है। नहीं जवाब थोड़ा सा ध्यान से करिए। ऑडियो तो आपका भी डाउन नहीं किया अमित जी, लेकिन बीच में बोलना ठीक नहीं है। अमिताभ जी जवाब दीजिए। हाँ, इनकी यही हालत है, ये किसी दूसरे को बोलने नहीं देना चाहते, तानाशाह हैं एक नंबर के। अब मैं और बताता हूँ, ये एक नंबर के तानाशाह हैं और सत्ता में नहीं होते हुए भी कोशिश करते हैं कि सरकार 14 साल से दिख रही है, 10 साल से फिर बोल रहे हैं। भरत जी सुन लीजिए ना, भरत जी सुन लीजिए, बोलिए। आप सरकार में नहीं है तो भी चाहते हैं कि सरकार आपकी तरह से चले। जब आप सरकार में थे तो आपने अपनी तरह से चलाई, क्यों विपक्ष की तरह से चलाएंगे आप? वैसे ही जो अगर एनडीए सरकार में है तो एनडीए अपने तरीके से चलाएगी। अभी आप अपनी बातें मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हैं? मैं जो सही दिख रहा है सही कहूंगा, मैं किसी पार्टी से मुझे नहीं लेना देना है। ये आपकी दिक्कत है कि आप केवल अपनी बातें सुनना चाहते हैं। और मुझे बताएं कि आपके सांसद जो थे इतने अक्षम क्यों थे कि सदन के अंदर जो कार्यवाही के नियम कानून है वो सब भूल गए थे।
उनको वहां पे बहस करने के लिए शोध और भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री सारे नियम से चलते हैं क्या? सारा नियम कानून वो पाल के रखे हैं क्या संसद के अंदर? मुझे ये बताइए आप। नहीं, आप अगर बोलेंगे, गलत बोलेंगे तो इस पे टोकूंगा, गलत बोलेंगे तो टोकूंगा, क्योंकि आप भाजपा समर्थक है और भाजपा से संबंधित है, इसलिए मैं बोलूंगा। आप विश्लेषक वहां से निकलवा के पहले आप अपना टाइटल चेंज करिए, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। भरत जी, यहाँ बहुत सारे पत्रकार आते हैं जो कांग्रेस की तारीफ भी करते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी आके विश्लेषक बन के अब नहीं चलेगा। विश्लेषक बन के जो है वो उसको करिए। वो अगर कांग्रेस समर्थक है तो लिखिए कांग्रेस समर्थक, अगर वो भाजपा समर्थक है तो लिखिए भाजपा समर्थक। ये चोला ओढ़ के जो है ना भाजपा का इस तरह से बात करना, इसीलिए तो आपको पूरा मौका मिल रहा है जवाब देने का, मिल रहा है ना। उनको बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए, आप सुन लीजिए पहले। मैं अमित का पूरा हक है, अमित जी बोल सकते हैं, भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के नेता के हिसाब से। लेकिन अगर कोई विश्लेषक बन के और इस तरह से बात करेगा तो उसे आईना दिखाना भी जरूरी है। देखिए, मैं आप दिखा नहीं पाए भरत जी, वो ये कहना चाहते हैं कि देश की जो संसद होती है वहां पर हर मिनट पे लाखों रुपए जनता खर्च होता है, वहां पर हंगामा करेंगे तो जनता का पैसा बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है। आप हंगामा बाहर करिए, बाहर प्रदर्शन करिए। एकदम सही कहा आपने, एकदम सही कहा, लेकिन संसद में ही तो देश की जनता की आवाज को उठाना पड़ेगा। अगर जो गलत कर रहा है तो संसद में वो बताना पड़ेगा ना। लगातार नारेबाजी की बात कर रहे हैं, आवाज उठाना, कोई भाषण दीजिए, अपनी बात रखिए। नारेबाजी होगी, अगर सुना नहीं जाएगा, हमारा ऑडियो जो है वो डाउन कर दिया जाएगा तो हम आवाज नहीं करेंगे, हम चिल्लाएंगे नहीं, हम मेज नहीं थपथपाएंगे तो क्या करेंगे बताइए? वहां पे सुना क्या पिछले 10 साल तक? ठीक है, अमिताभ जी अपनी बात पूरी करिए। ठीक है भरत जी, अमिताभ जी अपनी बात पूरी करिए। आप जैसे तानाशाहों की मैं चिंता नहीं करता हूँ, आप मुझे कोई भी खिताब दे दें, और बहुत शुरू से 1988-89 से ये सब सुनते आए हैं। भाजपा की बात कीजिए तो आप कांग्रेसी और कम्युनिस्ट हो गए, और कांग्रेस की बात कीजिए तो आप भाजपाई हो गए। ये सब बातों से मैं चिंता नहीं करता हूँ। आपको जब फील्डिंग करनी है तो आप बैटिंग करने लगते हैं, उस बच्चे की तरह है जो बैट उठा के चल देता कि हमेशा बैटिंग हम ही करेंगे। आप सुन नहीं सकते बातों को, आपकी मुश्किल ये है। और आपके सांसद जो इतने अक्षम थे, जो नियम तौर तरीके सब भूल गए थे, इसीलिए वो तैयारी शोर का करके आए थे, हंगामा का करके आए थे। तो संसद में क्या करेंगे? जो सीख के आए वही करेंगे ना। पढ़ लिख कर आते, थोड़ा रिसर्च करके आते, थोड़ा संसद की कार्यवाही का नियम भाजपा के सांसदों से और आपके सांसदों से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं हमारे सांसद। हमारे नेता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये भाजपा के वो जो अनपढ़ नेताओं के जैसे नहीं है। सुन लीजिए और उसका हर बात के जवाब को जवाब देने आता है। आप पीएचडी करके आए हो, परीक्षा में जो कागज पर लिखेगा ना उसी पे नंबर मिलेगा। बहुत अच्छा लिखे हैं, बहुत अच्छा लिखे हैं। और आज ओम बिरला जी को जो है स्पीकर, उनको बताया भी गया कि आप जो है सत्ता विपक्ष को तो अंकुश लगाते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष पे भी अंकुश लगाना जरूरी है, ये बताया गया। आप एक तरफ उंगली उठाते हैं तो दूसरे तरफ उंगली दिखाना जरूरी है, ये बताया गया। मगर क्या करेंगे, मजबूरी है उनकी, देश के प्रधानमंत्री की बात को सुनना, देश के गृह मंत्री की बात सुनना, उससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते हैं। वो एक डमी कैंडिडेट जो होता है, उसी तरह से ओम बिरला जी को बिठाया गया। भरत जी आपकी बात आ गई है, उनको बोलने दीजिए। बोलिए अमिताभ जी, बात पूरी करिए। कि कैसे तानाशाह लोग हैं ये किसी को सुन ही नहीं सकते। उनको छोड़िए, उनको जनता देख रही है, अपनी बात करिए। अमिताभ जी अपनी बात करिए, जो कर लीजिए, लेकिन अगर आप एक तरफा बात करेंगे तो जरूर मैं बीच में बोलूंगा। क्योंकि एक विश्लेषक, मैं समझता हूँ एक पत्रकार को मैं वो तब समझता हूँ अच्छा जो वो कहे ना गलत, हम गलत है, हमें गलत कहे। सुन तो लीजिए पहले, पूरी बात तो हो रही है, तब सुनने को तैयार, तब अंदाजा लगाइए ना पूरी बात सुनने के बाद। जो 10 साल तक तानाशाही करते हुए आया हुआ, उसको आप कह रहे हैं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। भरत जी अगर तानाशाही थी तो आप जनता के बीच में गए थे, जनता ने क्यों उनको वोट दिया, क्यों चुन के भेजा? आप समझिए ना चीजों को। 400 सीट की बात करते थे, 400 सीट की बात करते थे, 150 पे 6 राउंड जो है देश के प्रधानमंत्री पीछे चले हैं, कैसे जीते वो पता है आपको। उससे अच्छा तो इनके नेता शिवराज सिंह चौहान 10 लाख से जीत गए, ये देश के प्रधानमंत्री है 1.5 लाख पे सिमट गए। अरे इन्हें लगातार बैटिंग करने का मौका आप दे रहे हैं, कोई और भी फील्डर्स और भी टीम्स हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ता है। अमित तिवारी जी, अमित ठीक है, भरत जी ठीक है, ठीक है भरत जी ठीक। अमित तिवारी जी, ये कब तक गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे? हर बार आपातकाल कब तक चलता रहेगा ये बताइए? कोई समय सीमा है इसकी कि आप 50 वर्षीय हो गए या पूरा हो गया, या हर बार चलता रहेगा ये?
नहीं नवीन जी, इस देश में जब तक लोकतंत्र कायम है तब तक तो चलेगा ही। अगर आप जीवंत देखना चाहते हैं इस लोकतंत्र को, तो आपको 50 साल पहले की घटना याद करनी पड़ेगी, आपको अपने इतिहास को याद करना पड़ेगा। जो कालखंड हम जी कर आए हैं, अगर आप उसी को भुला देंगे तो आप सीखेंगे कैसे, और आगे के लिए आप रणनीति कैसे बनाएंगे। तो निश्चित तौर पे जो हुआ है उसे तो याद करना ही चाहिए, और उसे सीख लेते हुए कि आगे ऐसा कभी ना हो पाए, आगे ऐसा कोई कर ना पाए, इसके लिए हमें रणनीति बनानी चाहिए। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता इस चीज को यहीं पे समाप्त हो जाता अगर ओवैसी के बयान के लिए भरत जी या कांग्रेस के नेता कुछ कह पाते। ओवैसी ने क्या कहा? जय फिलिस्तीन। पूरे के पूरे विपक्षी दलों में सांप सूंघ गया था, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। और एक मंत्री वहां पे जाता है शपथ लेने के लिए, तो नीट नीट शेम शेम चिल्लाया जाता है, लेकिन ओवैसी वहां पर खड़े खड़े जय फिलिस्तीन बोलकर आता है, इनकी यहाँ पे सांप सूंघ जाती है, ये कुछ बोलते ही नहीं है। तो भरत जी को तो जवाब देना पड़ेगा ना, किस तरीके का देश चाहते हैं वो? क्या वो फिलिस्तीन जैसा देश चाहते हैं? क्या इस देश को वो फिलिस्तीन बनाना चाहते हैं? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और अगर इससे वो भागना चाहेंगे पिछले 10 साल के, जो ये मानते हैं कि आपातकाल रहा होगा, जो ये मानते हैं कि नोटबंदी खराब है, जो ये मानते हैं कि किसानों के लिए जो कानून लाए वो गलत है, जो ये मानते हैं, इस पर देश नहीं, इनके मान्यताओं पे देश नहीं चलता है। देश संविधान की मान्यता पे चलता है, और संविधान क्या मानती है उस पे चलता है। आज ओवैसी वहां पर जय फिलिस्तीन बोलता है, मैं भरत जी से पूछता हूं, क्या उसका वो विरोध करते हैं? अगर करते हैं तो क्या राहुल गांधी जी ने खड़े होकर उनको संविधान की वो प्रतिलिपि क्यों नहीं दिखाई जो हर जगह वो दिखाते हैं? ओवैसी को क्यों नहीं दिखाया? ओवैसी सेम सेम क्यों नहीं बोला? ये दिखाती है इनकी मंशा क्या है, ये दिखाती है ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं, ये दिखाती है इस देश को ये आज भी इनको मौका मिले तो टुकड़ों में बांटने से ये पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, जवाब ले लीजिए। ठीक है, भरत सिंह जी वो कह रहे हैं कि मुस्लिम जो पॉलिटिक्स है उसके मद्देनजर आप लोग गलत बातों का विरोध भी नहीं करते हैं। किसी भी राष्ट्र का नाम लेना वहां पर अपने संसद में इस तरीके से ये कानून का उल्लंघन भी है। उस पर केस भी दर्ज हुआ है ओवैसी जी पर, और आप लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं अपने? केस तो हमने दर्ज करा दिया है। जो कहा है ओवैसी जी ने, जो कहा है, ये ओवैसी जी से पूछना चाहिए, ये उसका जवाब ओवैसी देंगे। मैं उनकी कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, एक ना मेरी वो पार्टी अरे कोई प्रवक्ता नहीं, वो आप उसकी निंदा करेंगे कि नहीं करेंगे? कैसी बात कर रहे हैं? लगा है, वो गलत कहा है तो उस पर केस हुआ है, कोर्ट उसका जवाब देगी। केस हो चुका है, कोर्ट जवाब देगी। ये तो बताइए, आप मानते हैं कि गलत हुआ है कि नहीं हुआ है? फिर नहीं, मैं इस पे कौन होता हूँ बोलने वाला? हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, गलत क्या हुआ? जो वो स्वतंत्र है। देखिए, हर व्यक्ति संविधान का मान मर्यादा रखो। इस देश में संविधान में लिखा है, इस देश में संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति आजाद है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो जो चाहे कहे। उसके ऊपर अगर आक्षेप है, मुखौटा में आपको दिखाना चाह रहा था, ये कचहरी में बात कर रहा था, जो आम आदमी के तौर पे, कांग्रेस के तौर पे ये लोग शैतान है, संविधान से देश चलेगा, कानून से कांग्रेस तो सिर्फ एक मुखौटा है, उसके पीछे जो है, जो मानसिकता है वो शैतानी देश नहीं मानसिकता चलेगा। है। आपके कहने से कानून नहीं चलेगा, न खाता न बही। जो भाजपा है वो सही है, नहीं हो सकता है, हो सकता है और किस नहीं होगा। और 5 साल तक लेकिन भारत माता की जय बोलना गलत है, दूसरी बात संविधान कई बार बोला है। तो भरत जी की मानसिकता, कांग्रेस की मानसिकता, जो शैतानी मानसिकता है, जो विभाजनकारी मानसिकता है, वो भरत जी ने आज लाइन में लगा के कितने बहनों का जो है विवाद टूट गया, कितने लोगों ने आत्महत्या किया। शर्म चाहिए भरत जी, जो राजनीति 8 बजे रात को आते हो, बाबू एक आते हैं रात को 8 बजे। भाइयों और बहनों, आज से ट्रेन बंद। भाइयों अमित जी, जवाब तो सुन लीजिए, उनका जवाब सुन लीजिए। किसान आत्महत्या करे, तो रहा है, क्या बोल रहे हैं? समझ नहीं आ रहा है। रात को 8 बजे आके आप कर देंगे और देश सुन लेगा। ये सब जो है काला अध्याय है, और एक तरह से पूरी तरह से बोल सकते हैं। भरत सिंह जी, तो इसका भी हम जो है, भरत सिंह जी, यहाँ पर जो है जिस तरह से आप लोग संविधान की बात बार बार कर रहे हैं, मेरा सवाल सीधा सा ही है। बहुत सारे वादे करके, जनता से वादे करके सरकार चुन के आई है, और आपके सांसदों ने भी बहुत सारे वादे किए हैं। उन सब पर काम आप होने देंगे कि नहीं होने देंगे, या हमेशा पहले दिन से जो दिख रहा है वही चलता रहेगा? देखिए संसद है, संसद में जो है देश के
जनता ने हमें चुन के भेजा है, तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम देश की जनता की आवाज को वहां उठाए और संसद में सुचारू रूप से संसद चले। लेकिन ये नवीन जी, हम चाहते हैं संसद चले क्योंकि हम जनता का काम करने गए हैं, देश की जनता का काम करने गए हैं। तो अगर संसद चलने का जवाबदार हमें आप कहते हैं कि आप चलने देंगे कि नहीं, तो ये सत्ता पक्ष का काम होता है। सत्ता पक्ष अगर सही तरह से सुचारू रूप से चलाएगी तो हम चलाने देंगे ना। लेकिन सत्ता अगर गलत करेगी, सत्ता पक्ष अगर गलत करेगा तो आवाज तो उठाना पड़ेगा, हमें तो बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा। देश की जनता ने हमें चुन के किस लिए भेजा है? देश की जनता ने हमें ये इसलिए चुना है कि देश की जनता कही कि जाके पहले अग्निवीर को आप लोग को, देश की जनता ने कहा कि जाके पहले जिस तरह से ये उस पर तो आप जो है काल लगा के रखे थे, चाहे नोटबंदी की लगा के रखे, चाहे ठीक है, कोरोना काल पे लगा के, ठीक है, चाहे देश के किसानों के खिलाफ रखे, इन सभी के खिलाफ अब आपको लड़ना है। क्या लड़ाई लड़ेंगे आप किसानों की? क्या लड़ाई लड़ेंगे आप युवाओं की? 250 का मेजोरिटी दिए, दोनों 250 का मेजोरिटी बोलने देके से हम इन पे टूट सोता हुआ जो आपका राष्ट्रवाद है वो खड़ा नहीं हो जाएगा। काम करेंगे तो हम को छोड़ेंगे नहीं, हम इनको बोलने से ठीक है, जो ठीक है। अमिताभ जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। नहीं हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, भरत जी आपकी बात आ गई। ठीक है अमिताभ जी, अगर इसी तरह चलता रहा संसद में तो जनता बार बार हंगामा देखेगी, बार बार जो है शोर शराबा देखेगी। आपको लग रहा है कोई काम हो पाएगा? जो सांसद चुन के विपक्ष के भी आए हैं वो कैसे अपनी बात रख पाएंगे? देखिए, ये विकेट उखाड़ के भागने वाले लोग अगर रहेंगे तो न ये नियम मानेंगे, न विधान मानेंगे, न संविधान मानेंगे, न कानून मानेंगे। ये अपनी मनमानी चलाएंगे। जब तक हमको खाली बैटिंग नहीं करने दोगे हम खेलने ही नहीं देंगे। तो कोशिश तो ये करेंगे, लेकिन बैठा हुआ है ओम बिरला जी, वो बताएगा इनको, जैसे पिछली बार कहा था और अपना काम पूरा करवाया था। लेकिन गलती यही होगी कि फिर सरकार मनमानी तरीके से अपने विधेयक पास कराएगी। इसलिए जरूरी है कि इस बार बहुत तरीके से नियम कानून लोगों को लगा दे, ग्रुप बना के। अमिताभ जी, अब मनमानी तरह से विधेयक पास नहीं हो पाएगा। अब राहुल जी है वहां पे विपक्ष के नेता, नहीं होगा, याद रखिएगा। हर मोर्चे पे उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अपना स्पीकर तो चुनवा नहीं पाए राहुल जी, अपना स्पीकर तो चुनवा नहीं पाए। अब देखिएगा, भागना चालू करे। एक साल के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मैदान छोड़ के नहीं भागे तो बताइएगा, बोलेंगे कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं, अब मुझे संन्यास लेने दो। ठीक है, तो लगता है विपक्ष की रणनीति यही है कि सरकार को इतना परेशान कर दो कि आखिरकार वो अपना जो है बैकफुट पे चली जाए। इस तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मानों का। तो राजधर में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।